लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉलेज यानी इल्म आखिर स्टोर और ऑर्गेनाइज होता कैसे है? तो आज हम साइकोलॉजी के इसी बुनियादी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये सफर शुरू होगा मेमोरी ट्रेसेस से, यानी यादों के निशान से, और हम इसको स्कीमास तक लेकर जाएंगे जो हमारे जहनी ढांचे होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हर एक डिटेल, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। इसलिए चलिए इस टॉपिक के हर पहलू को पूरी तफसील के साथ समझते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी गुफ्तगू को 6 अहम हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी से, उसके बाद हम जाएंगे रिप्रेजेंटिंग स्टोर्ड नॉलेज की तरफ, फिर बात होगी द पावर ऑफ कैटेगरीज पर, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, प्रोटोटाइप्स वर्सेस एग्जाम्पलर्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे स्कीमाज आर मेंटल फ्रेमवर्क्स, और बिल्कुल आखिर में स्क्रिप्ट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी पर बात करके इसको कंक्लूड करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, यानी यादों का बाकी रहना। यहाँ हमारा बुनियादी सवाल ये है कि जिन यादों को हम कहते हैं कि हम भूल गए हैं, क्या वो वाकई हमेशा के लिए हमारे जहन से मिट जाती हैं? यही वो बुनियादी सवाल है जिसने साइकोलॉजिस्ट को बहुत अरसे तक उलझाए रखा। क्या फॉरगेटिंग यानी भूलना, इसका मतलब मेमोरी का मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना है, या फिर ऐसा है कि भूली हुई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हमारे दिमाग में मौजूद रहती है, भले ही हम उसे फौरन याद ना कर पाएं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट नेल्सन ने 1971 में एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। अब जरा इस स्लाइड पर नेल्सन के एक्सपेरिमेंट के नताइज को गौर से देखें। देखिए, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को नंबर वर्ड पेयर्स याद करवाए, जैसे 48 डॉग। 2 हफ्तों के बाद उनका टेस्ट लिया गया तो पता चला कि वो कुछ पेयर्स भूल चुके हैं। अब नेल्सन ने सिर्फ उन्हीं भूले हुए पेयर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप को दिए गए अनचेंज्ड पेयर्स, यानी उन्हें वही पुराने पेयर्स दोबारा सीखने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को दिए गए चेंज्ड पेयर्स, जिसमें नंबर तो वही था लेकिन लफ्ज बदल दिया गया, जैसे 48 कैट। और नताइज बिल्कुल वाज़ेह थे। जो अनचेंज्ड ग्रुप था उसने 78% पेयर्स दोबारा याद कर लिए, जबकि चेंज्ड ग्रुप सिर्फ 43% ही याद कर पाया। ये इतना बड़ा फर्क साबित करता है कि भूली हुई यादों की कुछ सेविंग्स यानी कुछ हिस्सा या असर जहन में बाकी रहता है, जो रीलर्निंग यानी दोबारा सीखने के प्रोसेस को आसान और तेज बना देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का साफ साफ नतीजा या कंक्लूजन ये निकला कि एक मेमोरी ट्रेस यानी याददाश्त का एक हल्का सा नक्श या असर जहन में हमेशा बाकी रहता है, भले ही हम उसे कॉन्शियस होकर याद ना कर सकें। और यही बाकी रह जाने वाली इन्फॉर्मेशन यानी रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन हमें उस चीज को दोबारा सीखने में मदद देती है और इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देती है। ठीक है, तो अब जब ये साबित हो गया कि इन्फॉर्मेशन जहन में बाकी रहती है, तो अगला सवाल फौरन जहन में आता है कि आखिर ये नॉलेज यानी इल्म हमारे दिमाग में किस शक्ल, किस फॉर्मेट या किस कोड में स्टोर होता है, इसकी जहनी नुमाइंदगी कैसे होती है? इस सिलसिले में 2 बुनियादी थ्योरीज हैं। एक तरफ है प्रोपोजिशनल नेटवर्क्स का नजरिया। ये कहता है कि इल्म एब्स्ट्रैक्ट यानी गैर मादी जबान जैसी सूरत में स्टोर होता है, जिसमें माने और चीज़ों के आपस के रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स अहम होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, हम चीज़ों के माने और उनके कनेक्शंस को स्टोर करते हैं, ना कि उनकी तस्वीर को। दूसरी तरफ इमेजेस का नजरिया है। ये कहता है कि इल्म एनालॉग फॉर्म में स्टोर होता है, यानी ऐसी शक्ल में जो असल चीज से मिलती जुलती हो, जैसे जहनी तस्वीरें या मेंटल पिक्चर्स। इन दोनों के बीच में एलन पायवियो की डुअल कोड थ्योरी आती है। उनके मुताबिक हमारा दिमाग दोनों तरीके इस्तेमाल करता है। एक वर्बल सिस्टम है जो ज़बानी इन्फॉर्मेशन के लिए है, और एक नॉन वर्बल इमेजिस्टिक सिस्टम है जो तस्वीरी इन्फॉर्मेशन के लिए है, यानी हम माने भी स्टोर करते हैं और जहनी तस्वीर भी। अच्छा, अब तक हमने इंडिविजुअल मेमोरीज की बात की। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतना सारा इल्म ऑर्गेनाइज कैसे होता है। हमारा दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को तरतीब कैसे देता है? इसका जवाब कैटेगरीज की ताकत में छुपा हुआ है। तो कैटेगरी की तारीफ क्या है? ये एक जैसी बुनियादी खुसूसियात रखने वाले ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है। सादा लफ्जों में, एक जैसी खास सिफात वाली चीज़ों का ग्रोह, जैसे फर्नीचर, परिंदा या फल। कैटेगरीज का फायदा यह है कि ये हमें इस दुनिया की लातादाद चीज़ों को मैनेजेबल ग्रुप्स में बांटकर समझने में मदद करती हैं। इस प्रोसेस को कॉग्निटिव इकोनॉमी कहते हैं, यानी जहनी किफ़ायतशारी, जिससे हमारा दिमाग कम मेहनत में ज़्यादा काम करता है। तो इस कैटेगराइजेशन यानी दर्जाबंदी के फ़वाइद क्या हैं? जैसा कि यहाँ लिखा है, सबसे पहले ये हमारे माहौल की पेचीदगी को कम करती है। हम हर चीज़ को अलग अलग नहीं समझते। फिर ये चीज़ों को पहचानने में मदद देती है। इसकी वजह से हमें बार बार हर चीज़ को नए सिरे से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें फैसला करने में मदद देती है कि किसी चीज़ के साथ क्या करना है।
और आखिर में ये हमें चीज़ों को एक तरतीब देने और उनके आपस में रिश्ते जोड़ने में मदद देती है। साइकोलॉजिस्ट एलेनोर रॉश के मुताबिक कैटेगरीज आमतौर पर 3 लेवल्स की हायरार्की में ऑर्गेनाइज होती हैं। सबसे ऊपर है सुपर ऑर्डिनेट लेवल, ये सबसे जनरल लेवल है, जैसे फर्नीचर। फिर आता है बेसिक लेवल, ये वो लेवल है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेयर। और सबसे नीचे है सब ऑर्डिनेट लेवल, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जैसे ड्राइंग रूम चेयर। रिसर्च ये बताती है कि इन तीनों में से बेसिक लेवल हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि इस लेवल पर हम चीज़ों को सबसे तेज़ी और आसानी से पहचानते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे जहन में आखिर स्टोर कैसे होती हैं। इस सवाल के जवाब में हम कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में दाखिल होते हैं और 2 अहम नज़रियात, प्रोटोटाइप्स और एग्जाम्पलर्स की बहस को समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लफ्ज़ को समझना ज़रूरी है। यह है किसी कैटेगरी के ज़हनी नुमाइंदगी, यानी ये वो तरीका है जिससे एक कैटेगरी असल में हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होती है। कैटेगरी दुनिया में मौजूद चीज़ों का ग्रुप है, जबकि कॉन्सेप्ट उस ग्रुप का हमारे जहन के अंदर का ख्याल या तस्वीर है। तो कॉन्सेप्ट्स जहन में स्टोर कैसे होते हैं? इस पर 2 बड़ी थियरीज हैं। प्रोटोटाइप थ्योरी कहती है कि हम हर कैटेगरी के लिए एक प्रोटोटाइप स्टोर करते हैं। ये प्रोटोटाइप उस कैटेगरी के तमाम मेंबर्स का एक जहनी एवरेज या सबसे बेस्ट मिसाल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसा कोई मेंबर हकीकत में हो, यानी ये एक जहनी औसत या आइडियल मिसाल है। इसके बिल्कुल उलट एग्जाम्पलर थियरी कहती है कि हम कोई एवरेज स्टोर नहीं करते, बल्कि हम उस कैटेगरी की कई स्पेसिफिक मिसालें यानी एग्जाम्पलर्स याद रखते हैं, जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में देखा होता है। यानी हम जहन में महफूज की हुई मखसूस असली मिसालें स्टोर करते हैं। फिर जब कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसे इन तमाम स्टोर की हुई मिसालों से कंपेयर करते हैं। और इस बात का सबूत कहाँ से मिलता है? वापस एलन रॉच की रिसर्च पर चलते हैं। उनके तजुर्बात ने साबित किया कि लोग चीज़ों को सबसे तेज़ी से बेसिक लेवल पर ही पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कुर्सी को देखकर चेयर कहना फर्नीचर, जो कि सुपर ऑर्डिनेट लेवल है, या लिविंग रूम चेयर, जो कि सब ऑर्डिनेट लेवल है, कहने से कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। इससे ये पता चला कि बेसिक लेवल हमारी जहनी ऑर्गेनाइजेशन में मरकज़ी हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कम से कम जहनी कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देता है। अब हम कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पेचीदा और ताकतवर सतह की तरफ, जिसे कहते हैं स्कीमाज। ये सिर्फ चीज़ों के ग्रुप्स नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन के मुकम्मल जहनी ढांचे यानी मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं। एक स्कीमा, ये लफ्ज़ ग्रीक ज़बान से निकला है, जिसका मतलब है फ्रेम या ढांचा। एक आम इल्मी ढांचा है जो मालूमात के क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। सादा लफ्ज़ों में, ये किसी भी टॉपिक के बारे में हमारी तमाम मालूमात का एक ऑर्गेनाइज जहनी फाइल फोल्डर है। इस नज़रिए की बुनियाद सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने 1932 में रखी थी और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर मार्विन मिन्स्की ने 1975 में इसे मज़ीद डेवलप किया। चलिए, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा घर का स्कीमा। एक स्कीमा स्लॉट्स और वैल्यूज से मिलकर बनता है। स्लॉट एक खुसूसियात है और वैल्यू वो आम इंफॉर्मेशन है जो उस स्लॉट में फिट होती है। जैसे घर के स्कीमा में पार्ट्स एक स्लॉट है और रूम्स, वॉल्स, रूफ उसकी टिपिकल वैल्यूज हैं। स्कीमास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देते हैं, यानी वो चीज़ें जिनकी हम किसी भी सिचुएशन में उम्मीद करते हैं बगैर बताए। ये स्कीमाज अकेले काम नहीं करते, ये भी हायरार्कीज में ऑर्गेनाइज होते हैं। 2 किस्म की हायरार्कीज हैं। पहली है जनरलाइजेशन हायरार्की, जो इज ए रिलेशनशिप पर चलती है, जैसे एक घर बिल्डिंग की एक किस्म है। दूसरी है पार्ट हायरार्की, जो हैज ए रिलेशनशिप पर चलती है, जैसे एक घर के हिस्सों में कमरे होते हैं। ये हायरार्कीज हमें अपने पहले से मौजूद इल्म की बुनियाद पर नई इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस यानी नताइज निकालने में मदद देती हैं। अच्छा, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम वाक़यात के लिए मखसूस स्कीमास पर बात करेंगे, जिन्हें स्क्रिप्ट्स कहते हैं, और फिर हम इस बहुत अहम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारी मेमोरी रिकंस्ट्रक्टिव कैसे होती है, यानी वो यादों की तामीर नौ कैसे करती है। स्क्रिप्ट्स असल में इवेंट्स के लिए स्कीमास हैं। इन्हें शैंक और एबल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये आमतौर पर पेश आने वाले वाक़यात के सीक्वेंस के बारे में हमारे इल्म की नुमाइंदगी करते हैं, यानी ये किसी भी काम को करने के मरहलावार तरीके का जहनी खाका है। इसकी सबसे आम मिसाल रेस्टोरेंट जाने का स्क्रिप्ट है। पहले दाखिल होना, फिर ऑर्डर देना, फिर खाना, फिर बिल पे करना और आखिर में बाहर निकल जाना। स्क्रिप्ट हमें रोज़मर्रा के हालात से बगैर ज़्यादा सोचे समझे डील करने में मदद देते हैं। अब देखते हैं कि ये स्कीमज हमारी मेमोरी पर असर कैसे करते हैं।
इसके लिए ब्रूअर और ट्रेंड्स का 1981 का मशहूर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स को इस कमरे में 35 सेकंड के लिए बिठाया गया। उन्हें लगा कि वो एक्सपेरिमेंटर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में टेस्ट इसी कमरे की याददाश्त का था कि उन्हें इसमें क्या-क्या याद। इस एक्सपेरिमेंट के नताइज ने हमारे ऑफिस स्कीमा के असर को बिल्कुल वाजे कर दिया। देखिए, स्कीमा कंसिस्टेंट चीजें, यानी वो चीजें जो आमतौर पर एक ऑफिस में होती हैं, जैसे डेस्क और कुर्सी, लोगों को बहुत अच्छी तरह याद रहीं। लेकिन स्कीमा इनकंसिस्टेंट चीजें, जैसे एक खोपड़ी, बहुत कम लोगों को याद रही। और सबसे दिलचस्प और अहम नतीजा, लोगों ने ऐसी चीजें भी याद कर लीं जो उनके ऑफिस स्कीमा में तो थीं, लेकिन उस कमरे में असल में मौजूद ही नहीं थीं, जैसे किताबें। इसे फॉल्स रिकॉल कहते हैं। यह तजुर्बा साबित करता है कि याददाश्त माजी की रिप्रोडक्टिव यानी हूबहू कॉपी नहीं है, बल्कि ये रिकंस्ट्रक्टिव है, यानी एक फाल तामीर नौ का अमल। तो इस पूरी गुफ्तगू के बाद हम वापस अपने उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं, क्या मेमोरी माजी की एक परफेक्ट, गलतियों से पाक रिकॉर्डिंग है, या ये एक एक्टिव तामीरी अमल है जिसकी रहनुमाई हमारे पहले से मौजूद जहनी ढांचे यानी स्कीमास करते हैं? सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि हम अपनी दुनिया को याद करने से ज़्यादा उसे अपने इल्म और तवक्कुआत की बुनियाद पर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।